गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बेबी हवलदार के बारे में, जिसके जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों को अब तक हमने देखा। किस तरह से उसके मकान से उसे निष्कासित किया गया, तातुश का सहयोग उसे प्राप्त हुआ, तातुश के घर में उसका जीवन कैसा रहा, पुत्र से उसका मिलन कैसे हुआ, पुत्र के पश्चात पिता का मिलन हुआ और तातुश के द्वारा उसको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया गया। तत्पश्चात लेखन कार्य अग्रसर हुआ। तातुश के रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने उसका सहयोग किया और उसका लेखन निरंतर जारी रहा। बेबी हवलदार के लेखन को देख करके पिता का सहयोग, स्नेह भी प्राप्त होता रहा। यहाँ तक की बात अपनी हो चुकी थी। अब आज पेज नंबर 49 का लास्ट पैराग्राफ। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत ख़राब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थीं और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। क्यों? क्योंकि जब सबकी प्रेरणा इसको प्राप्त हो रही है, सबका सहयोग इसे प्राप्त हो रहा है, उत्साह का भाव इसे मिल रहा है, तो इसका नैतिक दायित्व बनता है कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब दिया जाए। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है। क्यों? क्योंकि इसका अध्ययन कार्य कमज़ोर था, कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए इसको शब्दों का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसे शब्दकोश की मदद लेने की बात कही गई। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की तरह नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ। मल्लेश्वरी कौन है? हमारे यहाँ भारोत्तोलन की महिला वर्ग की प्रथम पुरस्कार विजेता है। यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका ये लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। अर्थात उसके लेखन को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता किसको है? तातुश को और तातुश के बड़े रिश्तेदार जो थे, जिनको ये जेठू कह करके पुकारती थी, उनको। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गलतियों पर ध्यान न देकर के आपको लेखन कार्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे गलतियों में सुधार हो जाता है। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता अर्थात जानकारी तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुश ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। अब शर्मिला दी के बारे में। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती थी। मैं सोचती थी कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्यों? क्योंकि अब ये कल्पना कर रही है कि उसके साथ भी शर्मिला दी का व्यवहार कैसा होगा। क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ?
मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी अर्थात रिश्तेदार को। तातुश उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख देती। क्यों? क्योंकि इसको बांग्ला के अलावा कुछ भी नहीं आता था। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी ये चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती। आह्लादित यानी आनंदित कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों हैं? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। फिर भी तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। ये कौन कह रहा है? शर्मिला दी कह रही है। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी ये सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता हुआ तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि अब तक उसके जीवन में ये लेखन का अध्याय नहीं जुड़ा था और लेखन के अध्याय के जुड़ने के साथ उसके जीवन के घटनाक्रम से सब परिचित हो रहे थे और उससे सहयोग भी सबका प्राप्त हो रहा था, सबका स्नेह, सबका प्रेम प्राप्त हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी बहुत से बदलाव उपस्थित हो चुके थे। मुझे ये बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, देखो तो ठीक से पहने की नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती, पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता कि ये साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आकर खड़ी होती और चाहती कि वे एक बार फिर कहे कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहे, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर औरतों का सौंदर्य के प्रति आकर्षण का भाव अभिव्यक्त किया गया है कि औरतें सुंदरता को लेकर के कितनी सजग रहती है, वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहती है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि ओंठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती है। मुझे ये सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। ये बेबी के बारे में बताया जा रहा है जिसको सुंदरता के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में खुशियाँ नहीं थी। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियाँ ही कर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी करके मांग में सिंदूर लगाकर चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। पाड़े की अर्थात मोहल्ले की। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुलाकर आपस में खुसर पुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ, मतलब अर्जुन की माँ को यहाँ पर क्या कहा है? मामा शब्द से संबोधित किया है, जो बांग्ला में बोला जाता है। आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊँगी या नहीं। अब मुझे
आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ मोह के भाव की बात कही गई है कि अब इसका तातुष के परिवार के प्रति मोह का भाव जागृत हो चुका है, उनसे प्रेम करने लगी है। जबकि पहले मैं भी यही सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर मुझे आना पड़ा था। अर्थात ये भी शुरुआत में मोह के भाव के वशीभूत होकर के जब परिवार से बिछड़ी तो इसके जीवन में भी कुछ समय तक उदासी का वातावरण रहा। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने ना आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, नहीं बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक होकर उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इसके पहले उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था, फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले तो कभी भी उन्होंने नहीं देखा। इस तरह से देखिए बेबी के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन उपस्थित होते जा रहे थे, बहुत कुछ बदलाव आ रहे थे। वस्त्र, वेशभूषा, बोलचाल, पढ़ाई को लेकर हर चीज़ में देखें तो उसके जीवन में हमें बदलाव दिखाई दे रहा था। धन्यवाद। आज यहीं तक, बाकी बाद में।